गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए जान लेते हैं 23 अक्टूबर के दिन 23 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी देश और दुनिया के इतिहास में। 23 अक्टूबर सन 1850 में महिलाओं के अधिकारों को लेकर पहली बार अमेरिका में नेशनल वुमेन राइट कॉन्वोकेशन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 23 अक्टूबर के दिन 23 अक्टूबर के दिन 1947 में ग्रेटी कोरी और उनके पति कार्ल कोरी ऐसे दंपति थे जिन्हें चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोनों साथ ही में ऐसे पहले दंपति जिनको दोनों को साथ ही साथ नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये उन्हें पुरस्कार जो दिया गया था कार्बोहाइड्रेट साइकिल के सिद्धांत के लिए दिया गया था। जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उसका क्या साइकिल होता है, पूरा साइकिल कैसे इसकी जो क्रियाएं होती हैं, सारी चीज़ों के ऊपर इनने पूरी अपनी थ्योरी दी थी। इसी के लिए 1947 में इनको दोनों को, ग्रेटी कोरी और उनके पति कार्ल कोरी को, चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। सन 2004 को जापान में एक भयंकर भूकंप आया था जिससे लगभग 85,000 लोग बेघर हो गए थे। सन 2011 में टर्की में 7.2 रिएक्टर स्केल से आए भूकंप से लगभग 582 लोगों की जान चली गई थी सन 2011 में। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है 10 मार्च, 21 अक्टूबर, 15 अप्रैल या फिर 12 जुलाई। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आपके इनके आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देते चलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, डेली अपलोड करता हूँ, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपका भी करंट अफेयर्स इम्प्रूव होता चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको मैंने 4 दिए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड आयोडीन अल्पता दिवस, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, मनाया जाता है। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसको GIDD बोला जाता है, हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न कराना और साथ ही साथ आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। वर्तमान समय में विश्व भर में आयोडीन अल्पता विकार प्रमुख सार्वजनिक समस्या बन चुकी, स्वास्थ्य समस्या बन गई है। आयोडीन सूक्ष्म पोषण तत्व है जो कि मानव वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए वर्ल्ड जो हमारा जो वर्ल्ड जो संपूर्ण पूरी दुनिया में जो चीज़ को मैनेज करता है, यूनेस्को जो है, संयुक्त संगठन जो है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस को बढ़ावा देने की, मतलब इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या है इसका, कि आयोडीन की पर्याप्त उपयोग आप करें और उससे जो होने वाली जो कमियां हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले जो भी परिणाम हैं, उनके बारे में सभी को बताना, प्रकाश डालना उसके बारे में। यही सब जो काम है वो किसका है? यूनेस्को का है, WHO काम है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे 21 अक्टूबर का दिन निश्चित किया गया है। इस दिन विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्या रहने वाला है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास रोहन जेटली, चिराग पासवान, राहुल द्रविड़ या फिर जहीर खान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है?
चलिए इसका आंसर है रोहन जेटली। रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक डीडीसीए प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद अब ये पद खाली हो गया था। इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। तो यहाँ पर रोहन जेटली जो हैं डीडीसीए के क्रिकेट संघ जो है हमारा डीडीसीए उसके निर्विरोध अध्यक्ष मान लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, जो कि कब होगी, 9 नवंबर को होगी। इसके पहले अरुण जेटली इनके जो पिता थे वो बहुत लंबे समय तक इस संघ के अध्यक्ष रहे आए हैं और साथ ही साथ में अभी रिसेंट में रजत शर्मा जी ने इस पद को खाली किया, इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से ये बहुत समय तक ये पद जो था वो खाली पड़ा था। अब ये वापस इसके नियुक्ति के लिए जो कार्य किया गया उसकी वजह से रोहन जेटली को निर्विरोध चुन लिया गया। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने नामांकन जो थे वापस ले लिए। चलिए आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। ऑप्शन है आपका महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा या फिर शिखर धवन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। चलिए आप लोग आईपीएल तो देख ही रहे होंगे, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने लगातार आईपीएल में 2 शतक लगाए हैं। चलिए इसका आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार आईपीएल क्रिकेट में 2 बार शतक लगाने का गौरव प्राप्त किया है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। शिखर धवन आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों में पूरा किया और इसी दौरान 12 चौके 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने आईपीएल में अपने 5000 रन भी पूरे किए हैं। धवन आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है, 20%, 10%, 30% या फिर 40%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है। यहाँ पर सैलरी बढ़ाने में दिक्कत हो रही है सरकार को, परंतु यहाँ पर चुनाव खर्च के लिए बढ़ाने की बात की है यहाँ पे। चलिए इसका आंसर आपको देना है, कितने प्रतिशत की बात की गई है, कितना प्रतिशत आप चुनाव खर्च बढ़ा सकते हैं, 20%, 10%, 30% या फिर 40%। चलिए इसका आंसर है 10%। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था चुनाव आयोग ने, जिस पर फैसला लेते हुए सरकार ने ये कहा कि क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते प्रचार करने में परेशानी का सामना पड़ सकता है, इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा के एक और विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारों को सहायता मिलनी है। तो यहाँ पर सरकार का ये तर्क है, केंद्र सरकार का ये चुनाव आयोग का ये तर्क था कि भाई कोविड-19 की वजह से जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उनको सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस खर्च को मैनेज करने के लिए उन्होंने बोले चलिए ठीक है, हम आपको 10% की और छूट देते हैं, आप 10% और अपने चुनाव खर्च को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्निक पर सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर दीजिए, रिलायंस जियो कंपनी ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के नाम बात की यहाँ पे 5G टेक्निक पर सफल परीक्षण किया है। आपको बताना है वो कौन सा देश है जिस कंपनी से रिलायंस जियो ने कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्निक पर सफल परीक्षण किया है। चलिए इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिकी टेलीकॉम फर्म कॉलकॉम के साथ मिलकर
रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के सैन डिएगो में एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई कि रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कॉलकॉम इवेंट में कहा कि कॉलकॉम और रिलायंस की रेडिसिटी के साथ मिलकर हम 5G टेक्निक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्दी ही लॉन्च किया जा सके। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्या रहने वाला है? रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार में प्रदूषण को देखते हुए? ऑप्शन है आपका दिल्ली, पंजाब, बिहार या फिर कर्नाटक। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है? किस राज्य सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम का एक अभियान शुरू किया है? आपको बताना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया। चलिए इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से 8 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर दीजिए। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास $20 मिलियन, $15 मिलियन, $25 मिलियन या फिर $35 मिलियन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? चलिए इसका आंसर है $25 मिलियन। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु $25 मिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 93.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? चलिए आपको बताना है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भारत, चीन या फिर रूस। ऐसा कौन सा देश है जिसका चौथा रैंक लगा है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में? नंबर कितने लेके आए हैं ये? 100 में से 39.7। चलिए इसका आंसर है भारत। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर चीन 76.1 एंड जापान 41 है। पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्या रहने वाला है? पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है पास 15 अप्रैल, 15 जून, 12 अप्रैल, 15 जून, 10 अगस्त या फिर 21 अक्टूबर। चलिए आंसर दीजिए। 12 अप्रैल, 15 जून, 10 अगस्त या फिर 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की।
यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरी पुवल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 कैरी पुवल के रण बांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो यहाँ पर 21 अक्टूबर के ही दिन हम पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी यहाँ मिल रही है कि 21 अक्टूबर 1959 को 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में देश की सुरक्षा करने वाले कांस्टेबलों को कैरीपुरम एक टुकड़ी है जिसका गश्ती दल की टुकड़ी का नाम है कैरीपुरवल की छोटी सी टुकड़ी पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। इसको देखते हुए 21 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्या, पुलिस स्मृति दिवस। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की गई है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। भारत के निम्न में से किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की गई है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है। भारत के किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की गई है? चलिए इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में 5 सीप्लेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में, अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी मात्र 1 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का भी हिस्सा है। अन्य स्थानों में मेहसाणा जिले में धरोई बांध, भावनगर जिले के पालिताना में अंबाजी शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए और साथ ही अगले चरण में तापी भी शामिल होने वाली है। तो ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स की क्विज। अब आ जाते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे ही हम आर्टिकल्स के बेसिस पे ही हम आगे आने वाले समय में करंट अफेयर्स के क्विज बनाएंगे। चलिए बात करते हैं। भारत की लाहौर घाटी में पहली बार हींग की खेती की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाट के ठंडे और शुद्ध क्षेत्र में पहला हींग, फेरुला हींग जिसको बोला जाता है, वृक्षारोपण किया गया। यह वृक्षारोपण CSIR IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार द्वारा किया गया था। देश में मसाले का उत्पादन नहीं किया था। देश में जो हींग है वो नहीं होती थी अभी तक। भारत सालाना लगभग 1200 टन कच्ची हींग का आयात अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से करता है। तो यहाँ पर एक आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने एक बहुत अच्छी पहल की है। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे जो हींग है बाहर से हम मंगाया करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान, इराक और उज्बेकिस्तान से मंगाते थे। 1200 टन लगभग कच्ची हींग हम आयात करते थे। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया, अब हम हींग को यहीं उत्पादन करेंगे। इसका यहीं पे हमने वृक्षारोपण किया यहाँ पर। तो इसका वृक्षारोपण किसने किया? CSI IHBT के निदेशक जो हैं डॉक्टर संजय कुमार जी ने किया है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं ये भी देख लेते हैं। CSI इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, IHBT का मतलब ये हो गया है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी ने नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली के माध्यम से ईरान से प्राप्त किए गए हींग के 6 एक्सटेंशन की खेती की शुरुआत की है। हिमालय प्रदेश में लाहौर घाटी के किसानों ने हींग की खेती की, जिसका मुख्य कारण हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान का प्रयास है। वे हींग की खेती करने के लिए क्षेत्र के दूर दराज के ठंडे रेगिस्तानों की स्थिति में विशाल बंजर भूमि का उपयोग कर रहे हैं। हींग की पहली रोपाई जो है वो 15 अक्टूबर 2020 को लाहौर की घाटी कारिंग गांव में की गई है, ताकि भारत में इसकी खेती की शुरुआत की जा सके। तो यहाँ पर पहली हींग की जो रोपाई है वो 15 अक्टूबर 2020 को लाहौर घाटी के कारिंग गांव में की गई है। इसी से अब हमारे जो पौधे बनते जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे आने वाले समय में इसकी खेती हम पूरे भारत में कर सकते हैं। जहाँ पे इसका जोग्राफिकल जो रीज़न बनना है, जो हमारा जो जैसी ज़मीन रहेगी और जैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके हिसाब से हम इसको खेती करेंगे। अब
कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे टॉपिक हमने चालू किया ही है, तो हींग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हींग जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अम्बे अम्बेलिफेराई परिवार का एक शाकाहारी पौधा है। ये एक 12 मासी पौधा है और वृक्षारोपण के 5 साल बाद इसकी मोटी जड़ों से ओलिया गम राल का उत्पादन होता है। यह मसाला भारतीय पाक कला का एक अभिन्न हिस्सा भी है। सामान्यतः हींग की खेती कहाँ की जाती है? हींग को ठंडे और सूखे रेगिस्तान क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसकी खेती आमतौर पर ईरान और अफगानिस्तान में ही होती है। जो वैश्विक आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे एक काम की चीज़ हमको क्या मिल गई कि भाई जो खेती जो है किसकी? हींग की कहाँ कहाँ पे होती है? ईरान और अफगानिस्तान में होती है अधिकतर। और यही क्या है, पूरे वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में ये हींग का सप्लायर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यह मसाला आमतौर पर सूखे और ठंडे रेगिस्तानों में ही उगाया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए लद्दाख जो हमारा एरिया है, लाहौर की जो लद्दाख जो घाटी जो है, हमारा लाहौर घाटी है, दोनों जगह की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की लाहौर घाटी, ये क्या है, ठंडा भी है और साथ ही साथ में सूखा भी है। तो उसको देखते हुए वहाँ पर हम हींग की खेती करने की बात हमने चुनी वहाँ पे, और वहाँ पे हमने 15 अक्टूबर को पहला हींग का पौधा लगाया और अब खेती चालू कर रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में किया पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखने के कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड रामेश्वर तेली और वी.के. सिंह, साथ ही साथ असम के कई मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भी हम देख लेते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बोगाई गांव के जिले में इस पार्क का निर्माण 693.97 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया गया है। इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए पैसा जो है 3 घटकों रेलवे, सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ साथ भवन निर्माण कार्य पर भी खर्च किया जाएगा। इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार ने लॉन्च की नई योजना, इसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 अक्टूबर 2020 को सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोष एनएससीडीसी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा। इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेगी। साथ ही साथ समितियां उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित भी करेंगी। सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने का भी फैसला किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। इस योजना के आयुष्मान सहकार योजना के तहत सरकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकार विकास निगम एनसीडीसी ने अगले कुछ वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा भी की है। एनसीडीसी की तरफ से वित्तीय मदद या तो राज्य सरकार के माध्यम से या फिर पात्र सहकारी समितियों के माध्यम से सीधी प्राप्त होगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर अनुबंध के हिसाब से ही होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें क्या बताया गया कि जिन भी सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान है, वे एनसीडीसी से प्राप्त कर सकते हैं लोन। केंद्रीय कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च करते हुए कहा कि यह किसानों को एक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इस स्टार्टअप योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति को 3 साल पुराना होना जरूरी है। एनसीडीसी के ने केरल के लगभग 30 अस्पतालों और पूरे देश में लगभग 52 अस्पतालों को मदद दी है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स।
हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।